नमस्कार, मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूं रायगढ़, छत्तीसगढ़ में, आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और हम यहां पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो टॉपिक है ये आप चाहे पीएससी का एग्जाम दीजिए या यूपीएससी का एग्जाम दीजिए या फिर आप व्यापम का कोई भी ऐसा एग्जाम दीजिए जो कि जनरल स्टडी अपने सिलेबस में रखता है, तो ऐसा कोई भी आपको पेपर नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी एग्जाम में आपको पास होने का मौका नहीं मिलेगा जब तक कि आप इतिहास को अच्छे से पढ़ ना लें, समझ ना लें। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इतिहास से कोसों दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है। टेक्निकल पढ़ाई किए हुए भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने पढ़ाई के दौरान हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है अगर गवर्नमेंट जॉब परस्यू करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत का इतिहास जो है वो हर सिलेबस का पार्ट रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन एनालिसिस पर। जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसके पेपर में जब 100 क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखें कि उस 100 प्रश्नों में से वेटेज कितना है, किस भाग से कितने सारे प्रश्न आए हैं, तो मोर और लेस ऐसा कोई भी पेपर नहीं जाता जिसमें 10 से लेकर 12 प्रश्न हिस्ट्री रिगार्डिंग या हिस्ट्री से जुड़े हुए ना हो। मुख्य रूप से पीएससी और व्यापम के एग्जाम में इतिहास का बहुत वेटेज है, बहुत भार रहता है इतिहास के प्रश्न का, और इतिहास के प्रश्नों को काफी बार नए तरीके से, काफी बार ऐसे प्रश्नों की श्रेणी में ला करके पूछ दिया जाता है जो कि करंट से भी जुड़ जाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे हाल फिलहाल में अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो या जान रहे हो तो आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर में धारा 370 वाला जो मामला था बहुत चर्चा में रहा। अब ये इतिहास के एक बहुत बड़े भाग से जुड़ा हुआ है, भारत की आज़ादी के समय हुई गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। किस तरह से जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने कैसे प्रावधान बनाए, जम्मू कश्मीर क्यों अपने आप को पहले फ्री स्टेट मानता रहा, कैसे फिर उसे भारत का हिस्सा बनाया गया। इतिहास का ये हिस्सा एक्टिव हो जाता है। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं। आज के समाचार पत्र में एक खबर आई है कि चीन अरुणाचल प्रदेश से पहले बांध बनाने वाला है और इसके कारण से अरुणाचल प्रदेश और असम के क्षेत्रों में एट ए टाइम, सेम टाइम में बाढ़ और सूखा दोनों का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक दौर ऐसा भी था जब भारत और चीन के संबंध बहुत अच्छे थे। ये वो दौर था जब चीन से कुछ लोग चल करके भारत आते थे और बौद्ध धर्म सीखते थे, जानते थे, जिसमें बहुत फेमस यात्री ह्वेनसांग का जिक्र मिलता है जिसका भारत के इतिहास पर बहुत गहरा प्रभाव है। हम जानने का प्रयास करेंगे ह्वेनसांग को इसी इतिहास के साक्ष्य में। साथ ही साथ हमको इसी दौर में एक भाग या एक कहानी वो भी मिलती है जब इतने बड़े चीन साम्राज्य को भारत ने डरा कर रखा था। ऐसी भी कहानी है इतिहास में। राजा कनिष्क एक ऐसे राजा हुए जिनके समय पे जम्मू कश्मीर से होने वाले रास्ते, जिसे सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहा जाता था, एक समय था भारत का उस रास्ते पर कब्जा होता था। ये सिल्क रूट भी दोबारा बन रहा है। चीन ने इसके बहुत सारे हिस्सों को तैयार कर लिया है और सड़क मार्ग पर अभी भी पेच फंसा हुआ है क्योंकि भारत रास्ते पर पड़ता है। और ये सिल्क रूट वही था जब हम टैक्स वसूला करते थे चीन वालों से। इतिहास का ये हिस्सा जा करके वहीं जुड़ जाता है। तो ऐसी कोई भी घटनाएं जो कि अभी चर्चित हैं लेकिन इतिहास में उनका योगदान रहा है, वो प्रश्न बनकर आती ही आती हैं। और इसीलिए हम आपको इतिहास के उन खंडों पर और जोर देकर के समझाएंगे, वर्तमान से रिलेट करके पढ़ाएंगे, ताकि आप वर्तमान की घटनाओं के अकॉर्डिंग आपके आने वाले प्रश्नों को तैयार कर सके और आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। तो यहां तक तो बातें हो गई सब्जेक्ट को बिल्डअप देने के लिए। अब मैं और भी फैक्ट बात करता हूं। इतिहास आपको हमको जानना भी चाहिए इसलिए क्योंकि कहते हैं कि हिस्ट्री के बारे में ना दो बहुत फेमस लाइन कही गई है। मैं अपनी हर क्लास में ये लाइन कहता हूं और मुझे लगता है कि इतिहास को डिफाइन करने के लिए बहुत सुंदर लाइन है। लाइन नंबर 1, इतिहास हमें वो सिखाता है कि इतिहास से हम कुछ भी नहीं सीखते। ये एक बड़ी फेमस लाइन है कि इतिहास हमें वो सिखाता है कि इतिहास से हम कुछ भी नहीं सीखते। तो भाई इतिहास से हम कुछ भी नहीं सीखते,
बस यही कारण है कि दूसरी लाइन इतिहास खुद को दोहराता है। आपने ये दोनों लाइन सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी तो आज जानिए कि इतिहास हमें ये सिखाता है कि इतिहास से हम कुछ भी नहीं सीखते, और दूसरा इतिहास खुद को दोहराता है। लेकिन ये इतिहास है क्या? चलिए थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं मेरे साथ और आसान करते हैं इस सब्जेक्ट को। जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की या इतिहास की, तो इतिहास सरल शब्दों में, एकदम सरल शब्दों में अतीत है, यानी जो बीत चुका है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप मन में वहां बैठे हुए सोच करके देखिएगा कि क्या इस प्रश्न का उत्तर आपको आता है। क्या आपका कोई इतिहास है? अच्छा, सबको याद आ गया होगा, सब सोच लिए होगे ना मन में कि उनका इतिहास है। हो सकता है काला इतिहास हो सकता है गोरा इतिहास हो, या मतलब अच्छे काम कर रखे हो आपने पिछले समय में। कुछ लोग ऐसे कर्म करके रखे होते हैं कि जिसको मतलब कहीं बुक में दबा के रख देते हैं अपनी यादों की किताब में, भैया निकालना नहीं है दूसरों के सामने, वरना वह इमेज बिल्डअप जो है वो खराब हो जाएगी। तो इतिहास काला या गोरा जैसा भी हो, आपको लगता है कि आपका इतिहास है, आपने कुछ पास्ट में ऐसा कर रखा है जो आपका इतिहास कहला सकता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इतिहास सिर्फ अतीत नहीं है। इतिहास उन घटनाओं का समूह है या वो घटनाएं हैं, ऐसी घटना है या घटना का समूह है जिसका प्रभाव देश पर, समय पर, समाज पर गंभीर रूप से पड़ा हो। यानी कि सम सर्टेन ऑफ इंसिडेंट, ऐसी घटनाओं का या ऐसी कुछ भी घटना जिसका बड़ा गंभीर प्रभाव, बहुत गहरा प्रभाव देश पर पड़ा हो, देश से जुड़े हुए और भाग पर पड़ा हो, समय पर पड़ा हो, उस समय पर, या सोसाइटी पर पड़ा हो, समाज पर पड़ा हो। ऐसी घटनाएं जिन्होंने अपना इंपैक्ट छोड़ा है, अपना प्रभाव छोड़ा है, ऐसे लोग जिन्होंने अपना नाम, अपना प्रभाव लोगों के ऊपर स्थापित किया, या उनके होने से लोगों के जीवन में कोई प्रभाव आया या कुछ परिवर्तन आया या कुछ नया चेंज जो भी, तो अब आप कहते हैं कि वो इतिहास है। तो आप और हमने अभी ऐसा कोई भी इतिहास नहीं बनाया है। हाँ, आप जब कलेक्टर बन जाएंगे अपने एरिया से, फिर आपका इतिहास होगा। फिर आप बताएंगे मैं 12-12 घंटे पढ़ा करता था, फिर आपके लिए वो कहानी आपका इतिहास हो जाएगी। खैर, या आपने कितनी जॉब और छोड़ी है इससे पहले, ये आपका इतिहास हो जाएगी। आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम करवाया, ये फिर आपके लिए इतिहास लिखेंगे आप। तो भाई अभी आपका हमारा कोई इतिहास नहीं है, इसलिए हम इतिहास पढ़ रहे हैं ताकि हम वहां तक पहुंच सके, इतिहास बनाना है। तो इतिहास, उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। वो घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिनका समाज पर, देश काल पर, संस्कृति पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा हो, तब आप कहते हैं कि वो इतिहास है। अब जब भी हम कोई विषय पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हम उस विषय के फादर, उस विषय के पिता के बारे में सोचते हैं। इतिहास विषय के जो पिता है वो हेरोडोटस। हेरोडोटस एक यूनानी आदमी है, और यूनान या आज के समय एथेंस, ग्रीस का जो क्षेत्र है, ये एक समय था जब कला, संस्कृति, विज्ञान आदि हर चीज में इनका बहुत नाम हुआ करता था, वर्चस्व हुआ करता था। विद्वान एक से एक होते थे, और उन्हीं में से एक विद्वान थे हेरोडोटस, जिन्होंने इतिहास को एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया, एक सब्जेक्ट के रूप में बनाया, या एक तरह से कहना चाहिए कि इन्हीं का वो योगदान है कि आज हम इतिहास को एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में जान पा रहे हैं। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नाम से ही पता चल रहा है इतिहास का अध्ययन। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट लिखा हुआ है, BC, दैट मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले की स्थिति। तब उन्होंने ये किताब लिखी थी, और उसके बाद इतिहास को उसका दर्जा जो आज है वो प्राप्त हो सका। तो अभी यहां पर एक सवाल और आ गया है, ये BC क्या है, और इसके साथ साथ एक शब्द आप और देखते होंगे, AD। अक्सर इतिहास में सन याद करने का एक बड़ा हवा रहता है। आप उस हवे को बिल्कुल साइड करें, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। मैं आपको हर वो जरूरी सन आराम से याद करा दूंगा जो आपको याद करने हैं। और इतिहास में ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हर एक डेट आपको याद करनी होती है। जो मैं बोलूं सिर्फ उतना याद करते चलेंगे और आपका पेपर बन जाएगा। होता है ना इतिहास की जाड़ा जाड़ा मोटी किताबें देख के डर लगता है, बिल्कुल मत डरिए, मैं आपके साथ हूं,
आपको आसान करेंगे इतिहास। तो बीसी और एडी का ये गणित समझ लेते हैं। इतिहास में कालखंड को बताने के लिए या सन को बताने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड हमको टाइमलाइन चाहिए थी, ताकि हम इतिहास को अच्छे से समझ सके कि क्या पहले हो चुका है और क्या बाद में होता चला गया। इसलिए हमने ईसा मसीह यानी क्राइस्ट, उनके जन्म के वर्ष को मानक मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया, और उनसे पहले जो कुछ हुआ यानी ईसा मसीह जब पैदा हुए उससे पहले जो कुछ हुआ हमने उन्हें बिफोर क्राइस्ट में रखा, और ईसा मसीह के जन्म के सन के बाद का जो कुछ भी था उसको हमने एडी यानी कि एनो डोमिनी, ये होता है एनो डोमिनी, कई लोग बोल देते हैं आफ्टर डेथ। एनो डोमिनी ये एक शब्द है जो एडी का मतलब होता है, कई लोग को ये पता नहीं होता है, आप जानिए आफ्टर डेथ नहीं है। बिफोर क्राइस्ट ईसा के जन्म के पहले, और लोग बोलते हैं आफ्टर डेथ ईसा के मौत के बाद। तो जब तक ईसा जी रहे थे तो वो इतिहास कहा गया, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए एना डोमिनी यानी ईसा के जन्म के बाद का समय, और बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म के पहले का समय, और जब ईसा थे तब तो समय चला ही चला। तो ये आपको इतिहास के कालखंड को समझना आसान कर देता है। आजकल इसके लिए कुछ और शब्द भी प्रयोग करते हैं। एक होता है बड़ा सीई प्रयोग करते हैं, कॉमन एरा, यानी आज जो समय चल रहा है उसको हम सीई से डिनोट करते हैं, और अगर इसके आगे बी लगा दें बीसीई तो ये बन जाता है बिफोर कॉमन एरा यानी सामान्य युग में आने के पहले। ये भी एक तरीका है दिखाने के लिए। अब हिंदी वाले परेशान बिल्कुल मत होइए, ये सब देख करके घबराइए बिल्कुल मत, क्योंकि भाई साहब ऐसा है कि हिंदी में हो जाता है ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म के पहले, और फिर जब ईसा पैदा हुए उसके बाद से ईसवी। तो हिंदी में ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट और ईसवी यानी एनो डोमिनी वाला समय, जब से ईसा आए उसके बाद से। तो यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इन सब चीजों को छोड़ करके ये जानने या समझने पर, चूंकि आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है और इसलिए वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं रख रहा हूं। हम आगे मुलाकात करेंगे तो एक लंबे लंबे टॉपिक को हम समझेंगे। मैं बुक भी आपको बताऊंगा, मैं आपको पर्टिकुलर पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, वो जो जरूरी हो या जो आपको जानना ही है मैं आपको वो प्रोवाइड भी करूंगा। आपको एक कॉमन बुक बताऊंगा जिसके साथ आप बैठ के तैयारी करें, और आपका कोई ज्यादा खर्च नहीं, आपको कोई ज्यादा मोटी किताबें नहीं लेनी है, जितना मैं बताऊं उतने से आपके प्रश्न बन जाएंगे। तो इतना आप यकीन रखिए कि आपका इतिहास से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। इस बिलीफ के साथ हम ये जानते हैं कि इतिहास पढ़ने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है। इतिहास पढ़ने या इतिहास जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत हमें जिन चीजों की पड़ती है वो होते हैं साक्ष्य या सबूत। कई बार कहते हैं ना कि भाई कानून सबूत मांगता है, तो यहाँ पर इतिहास भी सबूत मांगता है कि वो सच है या झूठ है, वो क्रम में है या नहीं है, उसका प्रूफ क्या है, वो सच है हम किस आधार पर माने। इसलिए हमें साक्ष्य की जरूरत पड़ती है। तो आज हम इतिहास का वो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसे हम साक्ष्य या सबूत कहते हैं। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है और इस चैप्टर का बिगर वर्जन आपको आने वाले चैप्टर में मिलता रहेगा। ये समझिए कि जो हम पढ़ने वाले हैं आगे उसका बहुत समराइज्ड फॉर्म है, क्योंकि हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इतिहास किन सबूतों से होकर के हमारे तक पहुंचा है। तो इतिहास के साक्ष्य अगर देखें तो इतिहास को कुछ साक्ष्यों में हम बांट सकते हैं। एक नंबर पर है पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरे पर होता है साहित्यिक साक्ष्य। जब बात करते हैं पुरातात्विक यानी ऐसी चीजें जो कि ऐसी संरचना है, ऐसा ढांचा है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ऐसा, जिसके अध्ययन से, जिसको पढ़ करके हमको या जिसको जान करके हमको अनुमान लगाने का मौका लगता है कि उस समय किस तरह से लोग रहते होंगे, सभ्यता कैसी होगी, उनकी संस्कृति क्या होगी, वो लोग किस तरह का आचरण व्यवहार करते होंगे। ये हमको जानने का मौका मिलता है पुरातात्विक साक्ष्यों को देख करके। इसमें दो बड़े कारक हैं हमारे पास। नंबर 1 पर अभिलेख होते हैं और नंबर 2 पर सिक्के होते हैं। अभिलेख और सिक्के क्या है आगे बताऊंगा। फिर आते हैं साहित्यिक साक्ष्य। जब हम साहित्य की बात करें तो ये मेरा पर्सनल मानना है और हर बहुत सारे इतिहासकारों ने भी इस बात को माना है कि इतिहास का सबसे अच्छा स्रोत साहित्य होता है। देखिए मान लीजिए आप कोई किताब लिखना चाहते हैं और आप राइटर हैं, आप लिखते हैं, तो आप
अपने समय की किताब लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि होता यह है कि आप अपने समय की जब किताब लिखते हैं तो आपके पास सोर्स हैं, आजू बाजू चलने वाले कैरेक्टर, उनका पहनावा, आपके शहर का जो स्ट्रक्चर है वो सब आप डिफाइन कर सकते हैं। किताब बस यूं ही तो नहीं लिख दी जाती ना, फिक्शनल किताबों लिखने के लिए भी आपको एक ग्राउंड चाहिए, एक ऐसी जमीन चाहिए, एक ऐसा आधार चाहिए जिसको आप देख करके अनुमान लगा सकें। लोग कैसे पहनते हैं, क्या बातें करते हैं, आजकल की लैंग्वेज में कौन सा टर्म बड़ा यूज होता है। इतिहास लिखने वाले जो लोग रहे उन्होंने भाई ये सोच करके तो नहीं लिखा था कि सालों बाद लोग ऐसा पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपने समय की जो बातें लिखी, आज उसको पढ़ करके जान करके हम उनका समय जान पा रहे, समझ पा रहे। और चूंकि वो उस समय मौजूद थे तो उससे सटीक कुछ भी नहीं हो सकता, उससे सही कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए साहित्यिक साक्ष्य बड़े जरूरी माने जाते हैं इतिहास के अध्ययन के लिए। साहित्यिक साक्ष्य में भी अब हमारे पास है, क्योंकि भारत बड़ा मोटिवेशन ऐसा डिवोशनल टाइप का देश रहा है कि जिसमें धर्म का बड़ा महत्व रहा है। तो धार्मिक साहित्य है हमारे पास, जिसमें वैदिक साहित्य आते हैं और अन्य धर्म से जुड़े हुए साहित्य आते हैं। मैं यहाँ पर अन्य धर्म को थोड़ा स्किप करूंगा, क्योंकि हमारे पास धर्म से जुड़े हुए बहुत लंबे चौड़े चैप्टर आने वाले हैं, उसमें हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा लौकिक साहित्य यानी जीवन से जुड़े हुए जो ग्रंथ है, साहित्य है, उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। जो कुछ राजवंश की कहानी सुनाते हैं तो कुछ विदेशी यात्रियों ने अपनी किताबों में लिखा जैसा कि उन्होंने भारत को देखा। तो ये हमारे भारत के इतिहास के साक्ष्य हैं। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर कुछ साक्ष्य पर चर्चा करने वाला हूँ जो अक्सर प्रश्न बने हैं। यहाँ जितना कुछ आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये सब कुछ आपके लिए किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है। मैं यहाँ सिर्फ उसको समराइज किया हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि इतिहास का एक लंबा चौड़ा सिनारियो में हमें एक पहले से चैप्टर में कैसे इसी एक चैप्टर को पढ़ते हुए 2 से 4 नंबर का जुगाड़ हो जा रहा है। तो ये पहला लेक्चर है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप मान करके चलिए कि आने वाले भविष्य में आपके एग्जाम का 2 से 4 नंबर यूं ही पक गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिलेख। पहले मैं अभिलेख क्या होता है ये बता देता हूं। अभिलेख का मतलब ऐसे लेख जो अमिट है, यानी कि ऑन रिकॉर्ड हो चुके हैं, अब उनको बदला नहीं जा सकता। साथ ही साथ उन लेखों को पढ़ करके, समझ करके, जान करके बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। उसमें लिखी हुई चीजों ने उस समय के इतिहास को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया, हमेशा के लिए फिक्स कर दिया कि हाँ ये हुआ ही था, इसे बदला नहीं जा सकता। तब हम उसे अभिलेख कहते हैं। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट का जब भी डिसीजन आता है ना, तो हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन अभिलेख होते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन कभी भी और चेंज नहीं होंगे, और अगर भविष्य में कभी उस तरह की घटनाएं हुई तो हम उसे देख करके अनुमान लगाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तब क्या फैसला दिया था, तो आज भी उसी तरह का फैसला आना चाहिए। बस उसी तरह की जो बातें हैं वो अभिलेख कहलाती हैं। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ये एक प्रश्न है जो बहुत बार आया है, मोस्ट टाइम क्वेश्चन में आप रखिए, नोट करिए। एपिग्राफी अभिलेख का अध्ययन, और कुछ खास अभिलेखों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। अभिलेख इसके अलावा भी बहुत से हैं, मैं यहाँ सिर्फ चयनित अभिलेखों को रखा हूं। मैं आगे पढ़ाते हुए आपको हर एक अभिलेख, आप यकीन जानिए, हर एक छोटे बड़े अभिलेख को पढ़ाऊंगा। तो यहाँ शुरुआत करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। बहुत सारे लोगों को मानना है कि भारत में मिला हुआ ये सबसे प्रमुख अभिलेख होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष शब्द लिखा हुआ मिलता है। भारत वर्ष शब्द का सबसे पहला उल्लेख किस अभिलेख में है? उत्तर है हाथी गुम्फा अभिलेख। सवाल यह है कि हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग यानी कि उड़ीसा में मौजूद है, और ये खारवेल राजा, कलिंग के जो राजा हुआ करते थे उड़ीसा क्षेत्र के, वो अपने साथ एक टाइटल लगाया करते थे, खारवेल। राजा कोई भी हो, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, उसका नाम रुद्र प्रताप हो सकता है, उसका नाम विजय चंद्र हो सकता है, उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन वो अपने साथ टाइटल क्या लगाएगा? खारवेल। खारवेल है ना, बोरवेल नहीं पढ़ना है। तो खारवेल जो है वो कलिंग के महाराज, और उनका हाथी गुम्फा अभिलेख, और उस अभिलेख से हमको क्या मिला? शब्द भारतवर्ष, सबसे पहली बार। ठीक, अब बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है, गिरनार करके एक क्षेत्र पड़ता है, गिरनार पर्वत क्षेत्र है, और यहां कभी अकाल या सूखा बहुत पड़ता था। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरत थी कि वहां एक झील बना दी जाए, उन झील से नहर निकाली जाए। इस सारी चीजों का उल्लेख, इन सारी चीजों का वर्णन जूनागढ़
के अभिलेख में है जो गुजरात गिरनार क्षेत्र में मौजूद है, रुद्रदामन का वो अभिलेख कहलाता है। रुद्रदामन नाम के जो राजा थे, चूंकि उन्हीं के समय वो अभिलेख वहां रखाया गया। दूसरी बात यह है कि यह अभिलेख संस्कृत भाषा का सबसे सटीक अभिलेख माना जाता है। तो जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का बड़ा फेमस अभिलेख। और इसमें मजेदार बात यह है कि इसमें अलग अलग राजवंशों की कहानी है और ये कहानी लंबे समय तक चलती आई। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। एक बड़े फेमस राजा हुए, आप सब उनका नाम सुने, चंद्रगुप्त मौर्य, ये उसकी भी जानकारी देता है। उसके बाद उनके पोते हुए अशोक वर्धन या राजा अशोक, उसकी भी जानकारी देता है। इसके बाद आगे चल के गुप्त राजवंश आया, बड़े फेमस राजवंश में गुप्त राजवंश का नाम आता है, उसके भी जो राजा रहे उनका भी जिक्र इसमें आता है। इसके अलावा बाद में जूनागढ़ के जो क्षेत्र के प्रमुख थे राजा रुद्रदामन, उनकी कहानी तो मिलती है। तो ये अलग अलग राजवंशों की कहानी बताता है। फिर प्रयाग अभिलेख, नासिक अभिलेख पर पहले आते हैं। नासिक यानी महाराष्ट्र का अभिलेख, गौतमी पुत्र बालश्री। गौतमी पुत्र बालश्री जो है वो सातवाहन वंश के राजा हैं। दक्षिण भारत के एक ऐसे फेमस राजा जो अपनी माता का नाम अपने साथ लगाया करते थे। हमको ये भी पता चला कि एक दौर ऐसा भी आया था जब राजा अपनी माँ का नाम अपने साथ लगाया करते थे। तो ये जो आपको दौर है वो भी दिखाई देगा। इससे बहुत सारे आक्रमण और उसमें भारत के स्थापित होने की कहानी का पता भी चलता है। इसके अलावा ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल, कर्नाटक में मौजूद ये अभिलेख कहानी सुनाता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राजवंश की आपस में लड़ाई की। किस तरह से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राजवंश टकराए, भारत के एक बहुत नामचीन राजा हर्ष उस युद्ध में कैसे हारे, कैसे उस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय नाम का राजा जीता और उसने अपने बारे में बड़ाई की। ये सारी चीजें हमको ऐहोल अभिलेख से पता चलती है जो कि कर्नाटक में मौजूद है। आगे आप घबराइए नहीं, यही नहीं रटना है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। आप अगर नोट कर रहे हैं अच्छी बात है, आगे ये सब कहानी वापस से आने वाली है, आज सिर्फ परिचय। फिर मंदसौर का अभिलेख, मंदसौर का जो अभिलेख है वो यशोवर्मन, मध्य प्रदेश। मंदसौर के अभिलेख से हमें पता चलता है कि किस तरह से इत्र का व्यापार करने वाले लोग, इत्र जो खुशबू का बड़ा अच्छा साधन होता है, वो व्यापारी जो है वो मंदसौर के आसपास रहा करते थे। इसके अलावा हम बात करें प्रयाग अभिलेख, में छोड़ आया था प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त का। यह भी एक ऐसा अभिलेख है, प्रयाग, आजकल प्रयागराज का नाम बड़ा चल रहा है, इलाहाबाद, प्रयाग अभिलेख। तो भाई प्रयाग एक ऐसा अभिलेख है जिसमें आपको कहानी मिलेगी समुद्रगुप्त की, जिसमें आपको कहानी मिलेगी अकबर की, जिसमें आपको कहानी मिलेगी जहांगीर की, और इन सब के ऊपर प्रयाग अभिलेख की शुरुआत करता हुआ दिखाई देता है राजा अशोक। यानी चार चार राजाओं की कहानी लेकर के बैठा हुआ है। फिर भी जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा इस पर काम किया वो था समुद्रगुप्त, इसलिए समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख कहा जाता है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं। बाकी प्रयाग अभिलेख अशोक से भी संबंधित है, समुद्रगुप्त से भी, अकबर से भी, जहांगीर से। सोचिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हम जानेंगे आगे इतिहास पढ़ते हुए, लेकिन आप अभी से नाम जरूर जानें। फिर बात करते हैं ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख जो है ये राजा भोज, प्रतिहार वंश के बड़े फेमस राजा रहे, उनका अभिलेख रहा। और राजा भोज वही राजा हैं जिन्होंने सबसे पहले वो मनरेगा जो आज देखते हैं ना, उस तरह के मॉडल की शुरुआत कब कर दी थी जब लोग सोच भी नहीं सकते थे ये कॉन्सेप्ट। ये वो राजा हैं जिनके मरने पर यह कहा गया कि धरती से सरस्वती रूठ कर चली गई। आद्यधरा निराम्बला आद्यधरा निराधरा निराम्बला सरस्वती, ये लाइन कही गई थी जब राजा भोज का निधन हुआ था। फिर बात करते हैं भीतरी का अभिलेख। भीतरी अभिलेख बड़ा फेमस अभिलेख है स्कंदगुप्त का। इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि किस तरह विदेशी आक्रमण होने पर भारत एकजुट हुआ और विदेशी आक्रमण का जवाब दिया गया था। देवपाड़ा अभिलेख ये बंगाल में है, विजय सेन का। मैं आपको एक रोचक चीज बता दूं, सेन राजवंश वो राजवंश है जिनके समय सबसे पहले हिंदी में अभिलेखों की शुरुआत हुई। तो हमने संस्कृत अभिलेख भी देखा, हिंदी अभिलेख भी देखा, हमने अलग अलग तरह के महत्वपूर्ण अभिलेख भी देखे और उनके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, ये भी जाने। ये सब अभी पढ़ेंगे डिटेल में, आज सिर्फ परिचय। अब बात करते हैं अन्य पुरातात्विक साक्ष्य की। ऐसे कौन कौन से और पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो इतिहास पर बहुत गहरा प्रभाव
डालते हैं। इनमें सबसे पहले अब बात कर लेते हैं एशिया माइनर क्षेत्र। एशिया माइनर यानी वो हिस्सा, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं यहां पर थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। भाई आप भारत का नक्शा तो जानते ही हैं, उस भारत के नक्शे पर आप इस तरह से आगे के क्षेत्रों के बारे में सोचिए। यहां से ये सब क्षेत्र, ये जिधर अफगानिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी है, तजाकिस्तान भी है, ये सब क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र के आसपास के हिस्से को हम एशिया माइनर या मध्य एशिया का क्षेत्र कहा करते थे। उस क्षेत्र पर बोगजकोई अभिलेख मिला। बोगजकोई, ये देखिए बोगजकोई अभिलेख, इसे माना जाता है सबसे पुराना अभिलेख, सबसे प्राचीनतम अभिलेख। मैं इसकी कहानी आगे दोबारा से भी सुनाऊंगा। बहरहाल आप ये जान लीजिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिला हुआ ये सबसे पुराना अभिलेख है, जिसमें हमें देवी देवताओं की जानकारी मिलती है। इनफैक्ट देवी तो नहीं, देवताओं की जानकारी मिलती है। कौन कौन से देवता हैं? देवता हैं इंद्र, बड़े फेमस देवता हुआ करते थे कभी। मित्र, मित्र किसे कहा था? सूर्य को कहा गया। वरुण जल देवता, और नासव्य यानी अश्विनी कुमार। तो ये चार देवताओं की जानकारी आपको कहां मिलती है? क्वेश्चन कई बार आ चुका है एशिया माइनर के बोगजकोई अभिलेख में, तो आप इसे जरूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरा, वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। वेशनगर विदिशा, एमपी की बात हो रही है। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में वेशनगर, जो पुराना नाम था उसका, गरुड़ स्तंभ यानी कि एक स्तंभ है जिसके ऊपर गरुड़ बना हुआ है। आप सोचिए क्यों बनाया गया होगा? भाई भगवान विष्णु को सम्मान देने के लिए। विष्णु को सम्मान यानी भागवत धर्म से जुड़ा हुआ। यहां तक तो बड़ी आसान लगती है चीजें। मजेदार बात यह थी कि ये स्तंभ एक विदेशी व्यक्ति ने आकर गड़वाया था। नाम था हीलियोडोरस। नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां वापस से मेंशन कर देता हूं, हीलियोडोरस। ये वो व्यक्ति था जिसने गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। और गरुड़ स्तंभ स्थापित इतना महत्वपूर्ण घटना है कि भाई वो बताता है कि विदेशियों पे भी कैसे भारतीय धर्म का प्रभाव पहुंच गया था। तो ये आपको कुछ खास अभिलेख के बारे में हो गई। अब बात करते हैं सिक्कों की। भारत का इतिहास पढ़ते हुए सिक्कों का अध्ययन भी आर्थिक रूप से भारत के स्थिति को बताने के लिए बहुत जरूरी था। भारत में कौन सा राजवंश आर्थिक रूप से मजबूत रहा, कौन कमजोर रहा, कौन से राजवंश ऐसे रहे जिनका इकोनॉमिक कंडीशन इंपैक्टफुल था, प्रभावी था, जहां की प्रजा सुखी थी। ये सब अनुमान हम लगा सकते हैं सिक्कों को ही देख करके महज। तो कुछ सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिजेटिक्स कहा जाता है। और अगर देखें तो शुरुआत में हमारे पास होते थे आहत सिक्के। आहत, आहत का मतलब होता है चोट करना। हिंदी में तो चोट करना, तो अंग्रेजी में पंच करना। तो पहले क्या होता था कि सिक्का बनाने का कोई खास विधि आता नहीं था हमको। कोई नर्म धातु का टुकड़ा लिए, चांदी लिए काफी नर्म रहती थी, सोना लिए नर्म रहती थी, तांबा हुआ नर्म, उस पे ऐसा चोट कर देते थे। वो पेड़ा बनता है, देखें पेड़ा बनता है तो उसमें बांट होता है ना, उसका बांट का निशान ऐसे छाप देते हैं। आपको लगता है वाह यार क्या डिजाइन बनाया इसके ऊपर, एक्चुअल में वो सिर्फ चोट करके बनाया गया होता है। तो पहले सिक्के भी ऐसे ही बनते थे, साइज शेप मैटर नहीं करता, बस वो निशान जरूरी है, राजा का ठप्पा। तो वो पंचमार्की सिक्के या आहत सिक्के कहलाते थे। बहुत सालों तक यही चलता रहा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और उससे पहले के जितने भी राजा रहे वो सब यही चला रहे थे। धीरे धीरे भारत पे जब विदेशी लोग आना शुरू किए, यूनानी लोग मेनली, तो यूनानी अपने साथ बड़े कमाल के आकार वाले सिक्के, बिल्कुल गोल आकार के सिक्के, ये सब लेकर के आना शुरू किए। भारत उनसे प्रभावित हुआ, इन्फ्लुएंस तो होता ही है, और फिर हमने अपने सिक्कों का आकार ठीक करना शुरू किया। तो सबसे पहले भारत में कैसे सिक्के चलते थे? आहत सिक्के या पंचमार्की सिक्के। आहत सिक्कों को और क्या कहते थे? पंचमार्की, क्योंकि पंचमार्क करके बनाया जाता था। और इनमें बड़ा फेमस होता था एक चांदी का सिक्का जिसको करशापण कहते थे। मैं आपको एक रोचक किस्सा ऐसे ही बता दूं, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था करशापण दे करके, चांदी का सिक्का दे करके। ये भी एक किस्सा है बड़ा फेमस। तो पहले सिक्के जो है उसमें फेमस चांदी का सिक्का करशापण। नहीं दिख रहा, मिटाना जरूरी नहीं था, ऐसे यहां मेंशन है करशापण। इसके बाद मैं बताऊं व्यवस्थित सिक्के, यूनानी, जो अभी अभी बताया। सिक्कों पर लेख की शुरुआत, सिक्कों पर कुछ लिखा हो, यह शुरुआत की थी, ये भी विदेशी है, यवन लोग।
ग्रीक लोग, ये लोग जब आए तो उनके सिक्के पर बकायदा लिखा भी होता था सब कुछ, तो उस लिखे हुए को देख करके भारत वाले भी प्रभावित हुए और उनके सिक्कों पर भी लिखी हुई चीजें आनी शुरू हुई। उसके बाद अगर बात करें सिक्कों पर, सोने के जो सिक्के हैं उनकी शुरुआत या उनको फेमस किसने बनाया? कुषाण। ये भी विदेशी थे वैसे तो, लेकिन भारत में इस तरह से रहे कि यहीं के होके रह गए, तो कुषाण लोग सबसे ज्यादा फेमस किए सोने का सिक्का। कनिष्क राजा हुए, उनसे पहले विम कटफिसेस, उसके पहले कुजुल कटफिसेस, ऐसे नाम के राजा, मिलवाऊंगा इनसे, घबराए नहीं। वो लोग भाई अपना सिक्का, सिक्के में अपनी फोटो नहीं तो भगवान शंकर की फोटो, ये सब शुरू किए कौन? कनिष्क के समय के पूर्वज यानी कुषाण लोग। फिर चांदी के सिक्के सबसे ज्यादा फेमस किए थे गुप्त लोग, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। गुप्त राजवंश वाले सबसे ज्यादा चांदी का सिक्का चलाते थे, ये क्वेश्चन कई बार आया, ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्ड सिक्का, वो सिक्का जो आज आप और हमारी जेब में रहता है, जिसको हम प्यार से रुपया कहते हैं। ये रुपया लेकर के आए थे एक बड़े फेमस राजा, नाम था शेर शाह सूरी। ये वो राजा रहे, यकीन जानिए कि अगर इतिहास सब कुछ वैसा गुजरता जैसा शेर शाह सूरी चाहते थे तो भारत में मुगलों का जो राज रहा वो नहीं रहता। हाँ, शेर शाह सूरी बट ऑफ कोर्स अफगानी थे, अफगानियों का राज रहता, लेकिन मुगलों का राज नहीं रहता। तो शेर शाह सूरी वो बंदा था जिसने सबसे पहले स्टैंडर्ड सिक्के की शुरुआत की, रुपया नाम दिया, चांदी का सिक्का था। और आप यकीन जानिए आगे मुगलों, यहां तक बड़े फेमस राजा अकबर, उसके बाद अंग्रेज इतने साल तक राज किए, कभी भी रुपया शब्द बदलने का प्रयास नहीं किए। नॉट इवन इंडियन गवर्नमेंट, हम रुपया शब्द ही यूज करते आए। और मैं आपको बता दूं पाकिस्तान आज भी रुपया यूज करता है, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये ऐसे कुछ देश और भी हैं जो रुपया आज भी यूज करते हैं। आप बताइएगा ऐसे और कौन कौन से देश हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रुपया यूज करते हैं। और ये किसने दिया शब्द? शेर शाह सूरी ने। तो ये तो हो गई सिक्के की बात, अभिलेख भी हमने देखा। अब मैं बात करता हूं कुछ साहित्य की। साहित्य में सबसे पहले आते हैं वेद। वेद का इंपैक्ट जो है वो भारत पे बहुत गहरा है, क्योंकि भारत धार्मिक प्रवृत्ति का देश है और उसमें वेद का स्थान बहुत ऊंचा होता है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है और अथर्ववेद सबसे नया है। वेदों के वैसे लिखने वाले कोई अकेले नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखा है, इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है अथर्ववेद किसने लिखा है, वो नाम में ही छुपा हुआ है, अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद लिखा था। बाकी आपसे पूछता है सबसे पहला वेद क्या है? ऋग्वेद। सबसे आखिरी अथर्ववेद। किस वेद में क्या मिलता है आगे वैसे इसको डिटेल में बताऊंगा, सरल शब्दों में यहां बता दे रहा हूं। ऋग्वेद जो है वो देवताओं की स्तुति से जुड़ा हुआ है, भगवान की कैसे पूजा पाठ करना है, ये ऋग्वेद। यजुर्वेद, यज्ञ कैसे किया जाता है, यजुर्वेद। सामवेद, भारतीय संगीत का जन्मदाता, क्वेश्चन बहुत बार आया है। और अथर्ववेद, जादू टोना वशीकरण, भगवान में कैसे पास हूं, भगवान कैटरीना कैफ से कैसे मेरी शादी हो, ये सब क्वेश्चनों का जवाब आपको अथर्ववेद में मिलेगा। जोक्स अपार्ट, लेकिन यही सब चीजें जो है जिसको अंधविश्वास या फिर हम भूत प्रेत तंत्र मंत्र, ये सब आपको अथर्ववेद में मिलेगा भाई साहब। तो ये तो हो गए वेदों का एक जनरल परिचय। बाकी वेद सिर्फ ऐसा नहीं है कि देवताओं देवी के बारे में है, उनसे भूगोल की भी बहुत जानकारी मिली और उनसे समाज की भी बहुत जानकारी मिली। आगे मैं शेयर करूंगा, हमारे पास पूरा चैप्टर है वैदिक युग तब। अब बात करते हैं पुराण। वेदों के बाद पुराणों का बड़ा महत्व माना गया है। इतिहास पे इंपैक्ट के हिसाब से बता रहा हूं। 18 पुराण माने गए हैं और उन 18 में से 5 ऐसे पुराण हैं जो इतिहास की कहानी सुनाते हैं, इसलिए बाकी को मैं स्किप करता हूं। और 5 पुराण जिनसे वंश की जानकारी मिलती है, राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें मत्स्य पुराण है, वायु, विष्णु, भागवत और ब्राह्मण। आप याद कर लीजिए कौन कौन से 5 पुराण हैं। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत और ब्राह्मण, 5 पुराण हैं। इसमें से भी सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक, सबसे ओरिजिनल मत्स्य पुराण माना जाता है। मत्स्य पुराण या मत्स्य पुराण को सबसे प्रामाणिक पुराण माना गया है। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वायु पुराण में सबसे अधिक राजवंश की कहानी मिलती है। सबसे ज्यादा राजवंश की कहानी वायु पुराण में है। पुराणों को किसने लिखा? तो पुराण लिखने वाले थे लोमहर्ष नाम के एक ऋषि और उनके बेटे उग्रश्रवा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। आगे मैं पुराणों को और बताऊंगा, 18 के 18 पुराण आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ 5 पुराण मेरी तरफ से अभी के अभी याद कर लीजिए, और लिखने वालों को भी। कौन? लोमहर्ष और उनके बेटे उग्रश्रवा।
अब बात करते हैं स्मृति। स्मृति ग्रंथ यानी कानून की किताबें। मैं बोल रहा हूं ना, हम यहां सिर्फ उन पर चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने इतिहास को प्रभावित किया है। तो कानून की किताबों में या स्मृति ग्रंथों में सबसे खास मानी जाती है मनुस्मृति। हिंदू कानून की पहली किताब कहा जाता है। मैं आपको बताऊं, ये वही किताब है जो एक लाइन कहती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ऐसा है? चलिए, है, मान लिया। तो फिर यही मनुस्मृति आगे क्या कहते हैं पता है? ये मनुस्मृति आगे कहते हैं कि स्त्री को अपने जन्म के शुरुआत के समय अपने पिता के अंडर रहना चाहिए। जब वो बड़ी हो जाए, शादी हो जाए उसकी, तो उसे अपने पति के अंडर रहना चाहिए। और जब वो बूढ़ी हो जाए तो उसे अपने पुत्र के अंडर रहना चाहिए। कितनी कॉन्ट्राडिक्शनल बातें कानून की किताबों में लिखी हुई हैं। मनुस्मृति स्त्रियों को एक तरफ पूजनीय कहता है और एक तरफ कहता है कि आप इनके नीचे रहिए। कॉन्ट्राडिक्शन ये मनुस्मृति में मौजूद है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि हमारी कानून की किताब जो पहली थी उसमें क्या चीजें शामिल थी। एक है नारद स्मृति। नारद स्मृति मुझे पर्सनली बड़ी मजेदार लगती है इस बात को लेकर। यही वो किताब है जिसमें लिखा हुआ था कि पिता की संपत्ति पे स्त्री का भी बराबर हक होना चाहिए, यानी बेटी का भी बराबर हक होना चाहिए। अब ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं बड़ा नारीवादी बन रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीजन को मान लिया है। और अगर आपकी कोई बड़ी दीदी है तो भाई तैयार रहिए, वह आपके पापा से हक मांग सकती है। और अगर आप सिस्टर है, खुद देख रही हैं और ये वीडियो, और आप घर में बड़ी हैं, तो अपने पिता से हक मांगिए। भाई को ही सब नहीं देना है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे रखा है और नारद स्मृति भी यही कहती है। तो ये तो हो गई कानून की किताबों की बातें। ये किताबें बेसिकली शुरुआत में शुंग वंश की जानकारी भी देती है, इसलिए भी जरूरी था हमारे लिए, और बाद में गुप्त राजवंश की जानकारी भी इनसे मिली, इसलिए भी जरूरी है। तो अलग अलग राजवंश के समय रही है, सिर्फ इसलिए मैं ज्यादा महत्व दे रहा हूं। फिर बात करते हैं लौकिक साहित्य, यानी कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसी किताबें जो कि अगेन बड़ी महत्वपूर्ण है इतिहास को जानने समझने के लिए। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिसके राइटर कौटिल्य रहे। कौटिल्य कौन है? कौटिल्य यानी चाणक्य। चाणक्य जिसको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, या हम यूं कह लें कि चाणक्य ही वो बंदा है जिसने चंद्रगुप्त को राजा बनाया, या हम यूं कहें कि भाई भारत में अगर मौर्य वंश आया है तो उसको लाने वाले और कोई नहीं, यही कौटिल्य, यही चाणक्य रहे हैं। तो ये जो चाणक्य या कौटिल्य रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र किताब लिखा। किताब का नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन पूरी की पूरी राजनीति पर है। तो दो क्वेश्चन बन गए, अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य या चाणक्य ने। अर्थशास्त्र का विषय क्या है? राजनीति शास्त्र। चलिए, अगला है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी एक कमाल की किताब है जिसका अर्थ होता है कश्मीर का इतिहास। तो भाई मैं अगर सच कहूं, भारत में इतिहास लिखने वाले कभी भी तिथि के हिसाब से नहीं लिखते थे, अपनी मर्जी से इतिहास लिखा है उन्होंने। कोई ऐसा क्रम नहीं लिखा है उन्होंने कि इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ, उन्होंने लिखा ही नहीं ऐसा, बस लिख दिया। ये जो किताब आई राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास, राइटर है कल्हण। अगर वहां समझ नहीं आ रहा तो यहां देखें, कल्हण। ये वो बंदा है जिसने भारतीय इतिहास को व्यवस्थित किया। इनके बाद से भारतीय इतिहासें तिथि के आधार पर लिखी जानी शुरू हुई, तो इसलिए इस किताब का बहुत इंपैक्ट है। और मैं आपको बताया वैसे जोक्स अपार्ट, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, पुराण जो है ना, पुराण बहुत मजेदार है। ये भी इतिहास की कहानी बताते हैं, वंश की कहानी बताते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक राजा होगा जो पूरे भारत को जीतेगा। कर्नाटक में जाकर के उसकी मृत्यु होगी। आपको सुन करके ऐसा लगेगा कि पुराण में लिखा है इसलिए चंद्रगुप्त के साथ ऐसा हुआ, लेकिन सच ये है कि ये किताब जब लिखी गई तो चंद्रगुप्त वो सब करके मर चुका था। यानी कि पुराणों की जो लैंग्वेज है वो भविष्य काल है, जबकि घटनाएं पहले ही भूतकाल में हो चुकी हैं। तो वही ये पहले किताब ऐसे लिख देते थे, कुछ भी उनको पढ़ के लगे कि भाई यही बोल रहे हैं तब हो रहा है, लेकिन असली में वो सारी चीजें हो चुकी थी। तो ये पुराणों का भाई मैं थोड़ा बुराई कर दिया यहाँ पर, और बाकी मैं आपको राजतरंगिणी की अच्छाई बता दिया। इसके बाद बात करते हैं गार्गी संहिता, एक कमाल की किताब। कई लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, गार्गी नाम सुन करके सोचते हैं राइटर गार्गी होगी। कात्यायन इसके राइटर हैं, और ये किताब भारत पर हुए विदेशी आक्रमण की जानकारी देता है। एट ए सेम टाइम ये ज्योतिष पर लिखी गई किताब है।
तो आप दोनों याद रखिए। गार्गी संहिता एक ऐसी किताब है जो ज्योतिष पर भी है और भारत पर विदेशी आक्रमण की जानकारी भी देती है। चचनामा बेहद खूबसूरत किताब, राइटर अली अहमद। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, मोस्ट आईएमपी, आप अभी से याद करके रखें। चचनामा अली अहमद की वो किताब है जिससे ये पता चलता है कि भारत में जब एकता टूटी, यूनिटी टूटी, तो किस तरह अरब आराम से आए और भारत पर उन्होंने कब्जा कर लिया। मैं इसलिए कह रहा हूं इतिहास को सिर्फ इसलिए मत पढ़िए या इसलिए मत समझिए कि भाई कैसे विदेशी लोग आ गए और हम पे हमला किए। कारण ये सोचिए कि हम कमजोर क्यों हो गए थे। ये सब भी आपको इस किताब से जानने का मौका मिलेगा। तो भाई अपने देश, लेकिन वही है, इतिहास हम ये सिखाते हैं कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते, तो अभी भी नहीं सीख रहे। तो लेकिन ये किताब याद रखें, चचनामा अली अहमद। अरबों द्वारा कैसे सिंध पर विजय पाई गई और फिर भारत पे कैसे मुस्लिम आक्रमणकर्ता अंदर आते चले गए, ये कहानी आपको चचनामा से मिलेगी। राइटर अली अहमद। अगली अष्टाध्यायी में एक किताब भूल गया था, पहले बताना था, तो यहां मेंशन हो गई है। पाणिनि की किताब है और इसे फर्स्ट व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इसके बाद कई व्याकरण ग्रंथ और लिखे गए, तमिल व्याकरण ग्रंथ लिखा गया, तेलुगु व्याकरण ग्रंथ लिखा गया, लेकिन ये हमेशा से पहली अष्टाध्यायी, लेखक पाणिनि, याद रखेंगे। फिर महाभाष्य, इसी किताब का सरल अनुवाद, वो हिंदी में एक शब्द सुनेंगे आप, टीका, टीका सहित, तो ये उसकी टीका है, ये उसका सरल रूपांतर है। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा, वही महर्षि पतंजलि जिनका नाम का बाबा रामदेव खा रहे हैं, वही वाले पतंजलि। शुंग आक्रमण की जानकारी मिलता है और व्याकरण की भी किताब है। इसके अलावा तहकीक हिंद, क्या कमाल किताब, तहकीक हिंद, अल बरूनी ने लिखा। अल बरूनी भारत जब आया, भारत से इतना इंप्रेस हुआ वो 10 साल यहीं रह गया और उसने 10 साल के भीतर भारत की कला, सभ्यता, संस्कृति, समाज, लोगों का रहन सहन, सब जितना समझा वो सब इस किताब में लिख दिया। इसीलिए भारतीय इतिहास में मध्यकाल को समझने के लिए इसको सबसे बेस्ट किताब माना जाता है। किताब का नाम तहकीक यानी खोजबीन। तहकीक का मतलब ये होता है ना, तहकीकात शब्द सुने हैं, हाँ बस वही तहकीक। ए हिंद, हिंद यानी भारत, या इसको हम किताब उल हिंद भी कहते हैं। यही किताब का नाम किताब उल हिंद भी है, इसको भी याद रखें। तो ये आप याद रखें, राइटर है अल बरूनी, जो भारत आए और भारत आकर के 10 साल यहां रहे और उसके बाद इन्होंने भारत के ऊपर सब कुछ डिटेल में लिखा है। फिर बात करते हैं कुछ विदेशी यात्रियों की, ऐसे विदेशी यात्री जो भारत आए और उनका इंपैक्ट भारत पर पड़ा। नंबर 1 मैगस्थनीज। मैगस्थनीज, इन्होंने किताब लिखी इंडिका। तब मौर्य लोग भारत में थे और सच कहें तो मैगस्थनीज की इंडिका भारतीय समाज का आईना है। उस समय भारतीय समाज कैसा था, ये अगर आपको देखना है तो आपको ये आईना देखना पड़ेगा, जिस किताब का नाम है इंडिका। राइटर है मैगस्थनीज, यूनानी आदमी थे और यूं कहें कि सेल्यूकस नाम का एक राजा हुआ करता था, उसके समय राजदूत बनकर के भारत आए थे। सेल्यूकस वो बंदा है जिसकी बेटी सबसे पहले भारत में ब्याही गई, शादी की हुई, या हम यूं कहें कि भारत का पहला विदेशी मैरिज यही है। टॉलमी, टॉलमी एक कमाल का बंदा जिसको भूगोल की बहुत जानकारी थी। इस बंदे ने ही बंगाल की खाड़ी का सबसे पहली बार नक्शा बनाया था और किताब भी लिखी, भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसने लिखी 2री शताब्दी के आसपास, आप अभी से याद रखें। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नाम की एक किताब लिखी और जिसमें बहुत कुछ भारतीय जीव जंतुओं से लेकर के बाकी सारे चीजों के बारे में उसने बताया। तो प्लिनी की किताब, ये प्लिनी है, थोड़ा सा ध्यान से याद रखेंगे। फाहयान, अब मैं थोड़ा चीनी यात्रियों के बारे में बता रहा हूं। ये 4 चीनी यात्री हमारे पास। फाहयान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, देख पा रहे हैं फाहयान। फाहयान जिसने किताब लिखी थी फूको की, नोट कर लें आप, फूको की। इसमें इसने भारत के बारे में बताया कि भारत में किस तरह की व्यवस्था मौजूद है, किस किस तरह के लोग रहते हैं, ये सब बताया इसने फाहयान ने अपनी किताब फूकोकी में। इसके अलावा संयुग्न 518 ईस्वी में यानी 6वीं शताब्दी में आए थे, बहुत खास तो नहीं, बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ पढ़ने आए थे। ह्वेनसांग, बहुत इंपैक्ट डाला। ह्वेनसांग राजा हर्ष के समय आए थे। हम ऐसे याद करते थे, ह से ह्वेनसांग, ह से राजा हर्ष, दोनों ह वाले एक साथ, ह्वेनसांग और हर्ष। इसने किताब लिखी सी यू की। तो ह्वेनसांग की किताब का नाम है सी यू की। ये बंदा जो है 629 में आया था, 629 ईस्वी में आया था, 645 तक रहा, ये आया था 629 में, याद कर लीजिएगा। मैं ऐसे याद करता हूं कि ये छत्तीसगढ़ भी आया था घूमने, आदमी ह्वेनसांग।
और छत्तीसगढ़ जब आया था ना तो उसने आके 639 कर दिया था, यानी तब आया था 639 में। देखा डेट कैसे याद होता है। छत्तीसगढ़ कब आया, आकर के 639 कर दिया। कौन? ह्वेनसांग। उसके 10 साल पहले आप भारत ले आइए उसको, 10 साल उसको छत्तीसगढ़ आने में लग गया। 45 में चला जाएगा यार, कुछ तो याद कर लेना। तो ये याद करने का आपके लिए, जैसे जाने का नहीं पूछता है, आने का पूछता है। 629 ईस्वी में भारत आया, 639 में यानी छत्तीसगढ़ आके 639 कर दिया था। तो ह्वेनसांग ये छत्तीसगढ़ भी आया था, तो आप इसे याद रखें। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, पूरे भारत को घूमा ये आदमी, यही पढ़ा लिखा भी, अपने आप को दूसरा बुद्ध कहता था। मिलेंगे इससे आगे। फिर बात करते हैं इत्सिंग, ये बड़ा रोचक कैरेक्टर है इत्सिंग। सिंह मतलब ऐसा भारत वाला सिंह मत समझ लेना इत्सिंग को, ये चाइनीज इत्सिंग है। तो ये जो चाइनीज इत्सिंग है 7वीं शताब्दी में आया था, और बहुत कुछ तो इम्पैक्ट नहीं डाला, लेकिन हाँ बौद्ध ग्रंथों को समझने पढ़ने ये भी आया था। अब आप मजेदार देखें एक चीज, हम कर देते हैं चीनियों को फांसी हुई, चीनियों को फांसी दे देते हैं। फा से फाहयान, सा से संयुगन, हु से ह्वेनसांग और ई से इत्सिंग। फा से फाहयान, सा से संयुग्न, हु से ह्वेनसांग और ई से इत्सिंग, यानी चारों के चारों चीनी आ गए, फांसी हुई। याद करने का क्रम से आपको याद भी हो गया। तो ये थे कुछ। इसके अलावा इब्ने बतूता द कैरेक्टर, अफ्रीका से, अफ्रीका में एक जगह पड़ती है मोरक्को, तो मोरक्को से ये आदमी पैदल चलते चलते भारत आ गया। पैदल भाई, गाना सुने इब्ने बतूता पहन के जूता, तो ये बंदा बस जूता अपने सिरहाने रख के सोता था, कब नींद खुले और कहां पैदल निकल जाना है। तो ये पैदल आया था, और जितना ये पैदल टहला ना, इस पे एक किताब भी लिखा है बाकायदा, किताब उल रहला। तो मैं ऐसे याद करता था अपने समय में, इब्ने बतूता जितना पैदल पैदल टहला, उस पे किताब लिख दी उसने रहला, मजाक के रूप में आप याद कर सकते हैं, आसान हो जाता है। तो पैदल आया था, लेकिन ये सच है। तो यहां आया ना, तो यहां उसको भारत में एक और पागल मिला। भारत में एक उस समय पागल राजा, पागल सुल्तान बैठा करते थे। वो पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे। उन्होंने कहा कि भाई पैदल आए हो तुम, कहां से? तो बोले अफ्रीका से पैदल आ गया। बोले मेरे साथ काम करोगे? तो बड़ा खुश हुआ इब्ने बतूता, बोला हाँ करूंगा मालिक। बोला वो यहाँ रह गया। तो फिर एक दिन ऐसी बात करते करते बोले तुम इतना पैदल चल लेते हो? तो इब्ने बतूता बोला हाँ पैदल चल लेता हूँ। तो बोले और चलोगे? अभी थोड़ा डरा घबराया, बोला हाँ महाराज कर लेंगे, थोड़ा क्या है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो दूसरा पागल था भारत में बैठा हुआ, वो बोला ठीक है चीन जाना है तुमको। तो ये बोला गाड़ी वाड़ी दोगे क्या? तो बोला नहीं, पैदल आया था ना, पैदल ही जा। तो ये बंदे को इब्ने बतूता जो अफ्रीका से आया था, भारत में रहा, इसको हमने पैदल चीन भेजा। चीन से समझ गया वापस नहीं आने का है, वो पैदल वापस अपने शहर मोरक्को चला गया, और वहीं जाकर के इसकी मौत हुई। लेकिन इतना कुछ जो उसने देखा, किताब उल रहला किताब में लिख दिया। तो जितना टहला उस पर रहला, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तारानाथ, भाई तिब्बती लोग भी आए। आजकल तो वो ठंड वाले कपड़े बेचने आते हैं, लेकिन बहरहाल तिब्बती जो भाई थे, वो तारानाथ नाम के एक यात्री आए, और उन्होंने कयुंगुर तयंगुर नाम की किताब लिखी, जो भारत में बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता है। तो इसको भी थोड़ा याद कर लेंगे। इसके अलावा एक था मार्को पोलो। भाई मार्को पोलो को ना आधुनिक भारत में, या आधुनिक भारत नहीं कहना चाहिए, प्राचीन भारत में यात्रियों का राजकुमार भी कहते थे। यानी ये बंदा भी राजकुमार रहा है एक समय यात्रियों का। वैसे तो ये भी है, ह्वेनसांग भी राजकुमार है, यात्रियों का राजकुमार ये भी है, ये भी है। मार्को पोलो को कम माना जाता है, ह्वेनसांग को ज्यादा, लेकिन ये भी आप याद रखें। 13वीं शताब्दी के आसपास मार्को पोलो आया, और इसने पांड्य राजवंश के बारे में बहुत जानकारी दी। वो राजवंश जिसके वो बहुत कम इतिहास में उभारा गया, उसको बहुत अच्छे से समझाया है मार्को पोलो ने। ये थी कुछ कहानियां। और अब अगला जब वीडियो मिलेगा तो हम डिटेल पे आने वाले हैं। मैं आपको किताबें भी बताऊंगा जिसका सहारा आपको लेना है, मैं आपको नोट्स बनाना भी बताऊंगा, और साथ ही साथ आपका इतिहास कैसे मजेदार हो सकता है मेरे साथ पढ़ते हुए, ये आप जानने का मौका पाएंगे अगले वीडियो में। तो भाई जिनको ये अच्छा लग रहा है सीरीज, वो मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट करके जारी रखना है ये बताएं। और अगर आप जारी रखना है ये कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपका एक अलग ग्रुप बना करके वीडियो भेजूंगा आपको, वरना आपको नहीं भेजेंगे। जो अच्छा लग रहा है जिनको, उनको भेजेंगे, ऐसा क्या है। तो चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में।